हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम एक सीरीज चालू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम आज पढ़ेंगे, जो कि इतिहास की एक सीरीज है। ये है कि यूपीपीसीएस जो रिव्यू ऑफिसर और आरओ है, और जो भी नई वैकेंसी सीएसआईआर सीएएसी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म निकला है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच में स्थित है? सो इसका सही आंसर है फोर्थ, रंगपुर। रंगपुर इसका एकदम सही आंसर है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है भगत राव गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में भरूच के एक जिले हसोट में स्थित है। ठीक है। धोलावीरा की बात कर लेते हैं। धोलावीरा गुजरात में है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक और ऑप्शन है जो कि है ओरिया टिम्बो भावनगर जिले गुजरात में ही स्थित है। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न है कि जो मेहरगढ़ में क्या शैलकृत मंदिर है, तो और जौरवे लाल मिट्टी के बर्तनों पर काला पेंट है, या कौशाम्बी का संबंध टेराकोटी कला से है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, 2 और 3। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेहरगढ़ में किसी भी प्रकार का सैल से कोई भी मंदिर नहीं बना है, इस वजह से पहला ऑप्शन सही नहीं है। जॉर्वे में लाल मिट्टी बर्तनों पर काला पेंट है, और कौशाम्बी टेराकोटा कला से संबंधित है, इस वजह से इसका आंसर 2 और 3, चौथा ऑप्शन इसका सही है। ये कौशाम्बी के बारे में पढ़ लेते हैं। कौशाम्बी अपना उत्तर प्रदेश का प्राचीन टेराकोटा मॉडल है। यहाँ पर शल्य चिकित्सा का सबसे पुरातात्विक चित्रण मिलता है। जॉर्वे के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें काले पर लाल रंग में रंगा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है। और इस बस्तियों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। जॉर्वे संस्कृत को सबसे प्रसिद्ध बस्तियां प्रकाश, दैमाबौद और इनाम गांव में है। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ पुरातत्व में सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी खोज दक्षिण एशिया के प्राचीन पाषाण युग में लोगों की कृषि तकनीकों और कृषि जीवन शैली के विकास पर नया प्रकाश डाला। ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमें बताना है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि यहाँ पे कुछ साइट दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं दी गई। जैसे यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा था जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। और इसकी खोज ए घोष ने की थी। तीसरा, इसे सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेकेंड, कालीबंगा। कालीबंगा इसका एकदम सही आंसर है। तो ये कालीबंगा जो है, ये प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसे अमलानंद घोष ने इस स्थल की पहचान की और इसकी खुदाई भी करवाई। कौन करवाया? अमलानंद घोष ने। ये बात इंपॉर्टेंट है, अमलानंद घोष ने करवाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं यार। यहाँ पे देख पाएंगे हम कालीबंगा के कुछ साक्ष्य, मतलब कालीबंगा में क्या क्या मिले थे, इस बातों को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कालीबंगा में हमको अग्निवेदियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, कुंड के साक्ष्य, घोड़े के अवशेष, ये सब हमको कालीबंगा से मिले थे। और हम बात करते हैं जो गुजरात के भगवा नदी, मतलब ये जो लोथल है, ये गुजरात में भगवा नदी के आसपास स्थित था, और इसकी खोज RSR राव ने 1957 में की थी। ये बात आप याद रखेंगे। साबरमती की सहायक नदी के पास में ये था। उसके बाद यहाँ पे भंडारगिरी, गोदी बहुत जरूरी है। जो गोदी मतलब बंदरगाह, गोदी सबसे पुराना बंदरगाह, दोहरा दफन और चावल की भूसी, ये सब यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, पेपर के दृष्टि से सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे चनहुदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित होता है। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में कराई थी। ठीक है। यहाँ पे गढ़ के बिना एकमात्र स्थल इसी को माना जाता है, चनहुदड़ो को। रोपड़ की बात कर लेते हैं। रोपड़ पंजाब में है। सबसे पहली बात तो सतलुज नदी के किनारे पर है, और इसकी खोज YD शर्मा 1955 में कराई थी। कुत्तों के साथ इंसानों के दफनाने का जो साक्ष्य मिलता है वो रोपड़ में मिलता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। कुत्तों के साथ इंसानों को दफनाने का स्रोत रोपड़ में, रोपड़ पंजाब में, पंजाब की खोज YD शर्मा ने कराया। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मजूमदार मई के 1931 में इनकी खोज कराई थी। लोथल है, गुजरात में भगवा नदी के किनारे है, और खोज SR राव 1957 में कराई थी। यहाँ पे दोहरा दफन, भंडारगिरी, ये सब इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न लेते हैं यार। जो गणेश्वर सभ्यता है, ये किस काल से संबंधित है? सो गणेश्वर सभ्यता जो है, ये अपना
ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है, अर्थात ताम्र या कांस्य युग। यहाँ पे 3 अवधि थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, ये बात आप सीधे याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे? लाजवर्द जो प्राप्त करते थे वो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा के लोग विभिन्न स्थानों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री खरीदते थे। जो शिल्प उत्पादन था, जो लाजवर्द था, लाजवर्द एक नीला पत्थर था जो अफगानिस्तान के सुरतुघई से खरीदा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, अफगानिस्तान के सुरतुघई से खरीदा जाता था। ये बातें आप पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे कुछ महाजनपद दिए गए हैं। हम जानते हैं कुल मिला के 16 महाजनपद थे। इसमें से जो महाजनपद हैं, कौन सा महाजनपद किस नदी के किनारे था, ये बात यहाँ पे पूछ रहा है। वज्जी महाजनपद के किनारे गंधक नदी था, एकदम सही बात है। मगध नदी के किनारे सोन नदी था, बिल्कुल सही बात है। मगध जो था यहाँ से बहुत, जैसे बिम्बिसार, जैसे अजात शत्रु, जैसे ये सब जो शासक थे ये मगध से संबंधित थे। अवंती के किनारे सरयू नहीं था, तो यहाँ पे, और कोसल के किनारे वेत्रावती भी नहीं था। ये दोनों सही नहीं हैं, ये दोनों सही हैं। तो 1, 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला इसका एकदम सही है। मैं आपको बता दूँ तीसरा वाला है। अवंती के किनारे वेत्रावती नदी है, अवंती के किनारे वेत्रावती नदी है, और कोसल के किनारे सरयू नदी है, ठीक है। ये ऐसे इसका मैच होगा, आप इसको मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। सिंधु घाटी के कुछ सभ्यता के स्थल दिए गए हैं, जैसे हड़प्पा, लोथल, और यहाँ पे सवाधान मतलब कैसे यहाँ पे सौ को यहाँ पे मतलब दबाया जाता था। तो जैसे हड़प्पा में क्या किया जाता था, लोथल में हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था पिछले, लोथल में दोहरा समाधान होता है। तो मतलब दूसरे का डी जहाँ मिलेगा वो वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो दूसरे का डी यहाँ पे 2 जगह मिल पा रहा है हमको, एक पहले में और एक तीसरे में, ठीक है। लोथल का दोहरा समाधान। उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा में ताबूतों में समाधान, हड़प्पा में ताबूतों में समाधान होगा। तो इसका पहले का बी भी यहाँ पे है। पहले का बी और दूसरे का डी हो चुका है। अभी हम देखते हैं कालीबंगा में और सुरकोटड़ा में। कालीबंगा में बर्तनों में मतलब तीसरे का सी होना चाहिए यहाँ पे। तो तीसरे का सी, इसका मतलब पहला इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। कालीबंगा में बर्तनों में समाधान होता था, और सुरकोटड़ा में ईंटों से बने कच्छ में समाधान होता था, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका कालानुक्रमण इसको भरना है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जैसे वेदों की रचना की शुरुआत, चरक, इनाम गांव के अधिवास और महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। तो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले हुआ था महापाषाण निर्माण की शुरुआत, जो कि 4500 साल से पहले हुआ था। तो ये पहले होगा, चौथा पहले होगा। उसके बाद हुआ था वेदों की रचना की शुरुआत। तो इसका मतलब है कि 4-1 की बात करूं तो ये दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। और उसके बाद अपना इनाम गांव में अधिवास, और दूसरा चरक वाला सबसे लास्ट में। कुछ बातें महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, कि जो वेद हैं ये एक धार्मिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के धर्म को सूचित करते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें 4 खंड होते हैं, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है, ये सब होते हैं। अभी हम चरक के बारे में बात कर लें। जो चरक है ये आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे, और इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ संपादन किया था, ठीक है। ये जो कि शास्त्रीय भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथों में से एक है, ठीक है। और ये लगभग 2000 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे इनाम गांव आप पढ़ लेंगे। इनाम गांव जो था घोड़ नदी पर एक स्थल है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है, और ये लगभग 2700 वर्ष पहले इसकी जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे। आइए पढ़ते हैं। जो प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, उनकी गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। इसका आंसर है विष्णु पुराण। देखिए पुराण के बारे में बात कर लें। टोटल 18 महाप्रमुख और 18 उपलघु पुराण हैं। टोटल पुराण कितने हो गए? 36 हो गए। पुराणों का मूल प्रारूप ऋषि व्यास ने बताया था, और जो विश्व पुराणु हिंदू धर्म की वैष्णव शाखा का एक प्राथमिक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद ब्राह्मण युग्म सही दर्शाता है, नहीं दर्शाता है? कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा सही नहीं है ये हमको ध्यान देना है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आइए, तो ऋग्वेद ऐतरेय, यजुर्वेद तैत्तिरीय, सामवेद संखायन, अथर्ववेद गोपद। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि ऋग्वेद एकदम सही है, ऋग्वेद अपना एकदम सही है। ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितिक ये होते हैं कि दो ब्राह्मण होते हैं, कौशितिक ये दो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में बात करें तो तैत्तिरीय नहीं होता है, यजुर्वेद में तैत्तिरीय होता है, यजुर्वेद में तैत्तिरीय है तो इसका मतलब दूसरा भी सही है। देखिए सामवेद में संखायन, सामवेद में संखायन नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लिस्ट में दिया भी हुआ है, तो इसका आंसर तीसरा होगा, अथर्ववेद गोपथ होता है, ठीक है। तो ये जैसे सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं इसको पढ़ लेते हैं पहले। सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण हैं, जैसे सामवेद में जैमिनिया ब्राह्मण, तंड्यामा, षड्विंश ब्राह्मण, अर्षया ब्राह्मण, मंत्र छंदोग्य ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। यजुर्वेद में कथक ब्राह्मण, मैत्रायणी, तैत्तिरीयणी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैत्तिरीय ब्राह्मण है, किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितिक ब्राह्मण संबंधित है। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ये सारी आपको याद रखनी है। अगला है होत्र या होत्री किसको कहते थे, ठीक है। तो ये बोलते थे जो ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाले को होत्र या होत्री बोलते थे, ठीक है। उद्राता किसको बोलते हैं, उद्राता बोलते हैं सामवेद के छंदों का गायन करने वाले को। उसके बाद अर्धवर्यु किसको बोलते हैं, तो अर्धर्व बोलते हैं यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाले को। और पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं यज्ञ संपन्न करने वाले को। इसके हिसाब से पहला एकदम सही आंसर है। जनपदों के राजाओं द्वारा एकत्रित कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसमें से ये ऑप्शन एकदम सही नहीं है। यहाँ पे उत्पादित फसलों पर 1/4 कर निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि 1/6 मतलब 1/6 कर लिया जाता था। तो ये वाला एकदम सही ऑप्शन है। आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है राजधानी के बारे में और उसकी जो महाजनपद है उनकी राजधानी के बारे में। तो हम देख पा रहे हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, तो ए का चौथा होना चाहिए, ए का चौथा केवल पहले में ही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का पहला लिच्छवी की राजधानी वैशाली, वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी कौशाम्बी, और मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पे मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से, देखिए रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे आकर के। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ठीक है। जैसे मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी राजपूत, वज्जिशों की राजधानी वैशाली, अस्माक की राजधानी पोतन, अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, काशी की बनारसी, सूरसेन मथुरा, मगध गिरिवराज, चेदी सुक्तमुति, ठीक है, सुक्तिमती, मल्ला का कुशीनगर, कौरवों का इंद्रप्रस्थ, गंधार की तक्षशिला। ये राजधानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए महाजनपद की आयु के 16 जनपदों का उल्लेख अक्सर बौद्ध साहित्य में किया जाता है। तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किन जनपदों का उल्लेख किया है, तो पाणिनि ने यार मगध का बिल्कुल कही किया है, अस्मक का भी किया है, कंबोज का भी किया है, चेदी और वत्स का नहीं किया है। इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए ए बी और सी वाला ऑप्शन, तीसरा कट गया है वो वाला ऑप्शन एकदम इसका सही होगा, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है और उन्होंने मगध, अस्मक और कंबोज का वर्णन अपने में किया हुआ है। यहाँ पे फिर से कुछ रिवाइज आप कर सकते हैं। काशी की राजधानी काशी होता है, बनारस, कौशल श्रावस्ती यूपी में है, अंग जो है चंपा बिहार में है, मगध राजगिरी, गया पटना में है, वाजी वैशाली होता है, मल्ल कुशीनगर होता है, चेदी का सोठीवती जयपुर में है, वत्स का कौशाम्बी प्रयागराज, कुरु का इंद्रप्रस्थ मेरठ में है, सुरसेना मथुरा है, असक का पैठण, अवंती का उज्जैनी है, गंधार का तक्षशिला है। तो ये थे यार। अभी एक क्वेश्चन और भी है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर है भगवती सूत्र। और अगर पूछे 16 जनपदों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ, तो आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। और एक अभी और होता है महावस्तु। तो ये थे आज के करंट अफेयर, आई एम सॉरी, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।